नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ईश्वर की आवाज। 65 वर्षीय राम प्रकाश जी जो कि प्राइवेट नौकरी से निवृत्त हो चुके हैं, आज सुबह जब सैर करके घर की ओर लौट रहे थे तो मन में सोचने लगे कि रिटायरमेंट के समय में सोचता था कि मैं बंधन से मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आता इसे जीवन की स्वतंत्रता कहा जाए या जीवन में ही मृत्यु का पूर्वाभ्यास। बड़ा खाली खाली सा लगता है। जीवन एक पल बड़ी मुश्किल से तिल तिल करके खिसकता है। रह रहकर वो अपने गांव की व्यस्त दिनचर्या को याद करने लगते हैं। वो गिनी चुनी गलियां, वो मुट्ठी भर लोग, सब कुछ इतना छोटा कि एक दिन में पूरा गांव ही नाप लिया जाए और करीब हर आदमी से मुलाकात हो जाए। उस समय लगता था जैसे दुनिया मुट्ठी में है। वो छोटी सी दुनिया जैसे हाथ से छूटी कि सब कुछ छूट गया। दरअसल शहर में आने से पहले राम प्रकाश जी अपनी पत्नी सुनैना और बेटे सौरभ के साथ गांव में ही रहा करते थे, परंतु अपनी बेटे सौरभ की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें गांव से शहर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपना मकान खरीद लिया। परंतु शहर आने के 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी सुनैना की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उच्च शिक्षा के बाद सौरभ नौकरी के लिए विदेश चला गया और वह यूनिवर्सिटी में भी उसका एकेडमिक करियर उज्जवल रहा, जिस कारण उसे वहीं नौकरी भी मिल गई और वहां भारतीय मूल की एक लड़की सुप्रिया से शादी रचा ली और वहीं का होकर रह गया। शुरू में तो सौरभ उन्हें कभी कभी फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कहीं कहीं महीने बीत जाते थे राम प्रकाश जी की अपने बेटे से बात हुए भी। इस बड़े से शहर में राम प्रकाश जी एकदम अकेले हो चुके थे। आज जब सैर करके राम प्रकाश जी घर को लौटे तो अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो बाबूजी, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? एक ही सांस में राम प्रकाश जी ने कई प्रश्न कर डाले। बाबूजी हम सब ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा। अब तबीयत क्या है? इस उम्र में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई? क्या बताऊं बाबूजी, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से रोज सोच रहा था कि आपको फ़ोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। यह बात तो तुम सच कह ही बेटा, जैसे जैसे पद बढ़ जाता है जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। बाबूजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो ना बेटा, बुरा मानने वाली क्या बात है? बाबूजी मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और हम लोगों का क्या, तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभी भारत आना हो पाता है। इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चले आइए। यहाँ आपके दोनों पोता पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो पाएंगे। अपने बेटे का प्रस्ताव सुनकर राम प्रकाश जी को बहुत अच्छा लगा। वे सोचने लगे कि 5 वर्ष बीत गए, अपनी नौकरी से रिटायर हुए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा देने भी न पहुंच पाए। यह सोचते हुए राम प्रकाश जी अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। फिर सौरभ बोला, बाबूजी अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो अपने मकान की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस मकान को बेचने पर लगा दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर राम प्रकाश जी कुछ हैरान रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी की मीठी यादें जुड़ी हुई थी। इस मकान की एक एक चीज को उसने अपने हाथों से सजाया था। परंतु बेटे की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी। अगले ही दिन न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया।
कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने बाद सौरभ भारत आ गया और मकान के पैसों का लेन देन कर लिया। राम प्रकाश जी ने जो बैंक में जो एफडी बनवा कर रखी हुई थी, सौरभ ने उसका भी ड्राफ्ट बनवा कर कैश करवा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब लोग ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। सौरभ ने कहा, बाबूजी आप यहीं सोफे पर बैठिए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए समय चाहिए। मैं अभी चेक करने के बाद आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा। राम प्रकाश जी वहीं सोफे पर बैठ गए और उनका मन अपने अतीत में खो गया। एकाएक उनकी जिंदगी के पल्ले खुलने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतने शौक से बनवाया था, इसे बेचते समय उनका मन भारी हो रहा था। शहर में आने से पहले राम प्रकाश जी अपनी पत्नी सुनैना को कहा था कि घर किराए पे ले लेते हैं और आराम से रहेंगे, परंतु सुनैना तैयार नहीं थी और कहने लगी कि हम किराए केवल वर्तमान ही आराम से बिता पाएंगे, परंतु भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसा भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट लोन पर लेकर खरीद लो, कम से कम वृद्धावस्था में कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक से मैंने यह मकान बनवाया था। सुनैना भी तो कुछ ही दिन इस मकान में रह पाई। अचानक एक रात को उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि सांस आनी ही मुश्किल हो गई। अस्पताल में दाखिल करवाया, परंतु डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया ना जा सका और इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। सुनैना की मृत्यु के बाद सौरभ कुछ दिन के लिए ही भारत आया और कुछ ही दिनों में वापस भी चला गया, परंतु उनके जाने के बाद राम प्रकाश जी बेहद अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसा लगता था कि मानो घर काटने को दौड़ रहा हो। राम प्रकाश जी, जिन्होंने कभी घर का काम किया ही नहीं था, अब खुद ही खाना पकाने लगे थे और घर की साफ सफाई करने के लिए काम वाली बाई को रख लिया था। अचानक राम प्रकाश जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा काफी देर हो चुकी है, सौरभ अभी तक चेक इन करके नहीं आया। घड़ी पर नजर डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। राम प्रकाश जी ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लैट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम मेरा नाम राम प्रकाश वर्मा है, मेरे बेटे का नाम सौरभ वर्मा है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लैट पकड़नी है। मेरा बेटा चेकिंग करने के लिए आया था, पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। राम प्रकाश जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, सौरभ वर्मा नाम का यात्री यहाँ आया था जिसने चेकिंग किया था। ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट निकली हुए तो 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। फिर उस महिला की बात सुनकर राम प्रकाश जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। वे बोले, परंतु मैडम उस फ्लाइट से तो मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाना था, मुझे मेरे लिए बिना लिए फ्लाइट कैसे चली गई? ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई भी यात्री छूटा नहीं है। अगर कोई यात्री नहीं पहुंचता तो हमारी ओर से घोषणा की जाती है, महिला ने कहा। तो राम प्रकाश जी रुआसी आवाज में बोले, तो क्या मुझे लिए बिना ही मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया? इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। यह कैसी जालसाजी है? राम प्रकाश जी के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई। वे अपना सिर पकड़कर जमीन पर धम्म से बैठ गए। सोचने लगे, क्या मेरा बेटा इतना कठोर हो सकता है, जिसे पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिनों को भी पसीने में भिगो दिया था, अपनी खुशियों को उसके जीवन संभालने पर ही न्यौछावर कर दिया था। सुनैना मुझे हमेशा कहती थी कि अपने बुढ़ापे के लिए हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, दे देकर सौरभ भी हमारा इकलौता बेटा है। यदि हम उसकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वो एक खिलौना मांगता था तो मैं 2 लाख कर देता था। उसकी विदेश में पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने की खातिर ना जाने मैंने कितने पापड़ बेले थे, कितने लोगों के हाथ पसारे थे। मन में बस अपने बेटे की बात पूरी करने की धुन सवार थी कि वह किसी तरह विदेश चला जाए। इस बात को लेकर अपने बड़े भाई मनोज से भी मेरी लड़ाई हो गई।
क्योंकि उसने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वो कहता था जब समर्थ नहीं है तो विदेश क्यों भेज रही हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपने भाई के इस आचरण से मुझे कितनी तकलीफ हुई थी उस दिन। मैंने मन में ठान लिया था कि अब मदद के लिए अपने भाई के दरवाजे पर कदम नहीं रखेगा। तभी से हम दोनों भाइयों के बीच भी कटुता आ गई थी, परंतु यह देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा था। जिस बेटे के कारण मैंने अपने भाई से भी संबंध तोड़ दिया था, आज वही बेटा मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय मुझे उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज सुनकर राम प्रकाश जी का ध्यान टूटा। वो कर्मचारी उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफी समय से ही बैठे हुए हैं। बेटा मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रह गया। मुझे तो अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी मैं खुद नहीं जानता। इतना कहकर राम प्रकाश जी पास रखे बेंच का सहारा लेकर खड़े हुए। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। दुखी दिल से भी एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और सोचने लगे, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कौन सहारा देगा? और तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। क्या मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊं? क्या वो मेरी मदद करेंगे? क्या उन्होंने मुझे माफ कर दिया होगा? लेकिन अब कोई और भी चारा नहीं है। उनके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चलकर देखता हूँ। यह सोचते हुए वो बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 2 घंटे के बाद वो अपने भाई मनोज के घर पहुँच गए। डोरबेल बजाई तो उनकी नौकरानी ने दरवाजा खोला और पूछा, किससे मिलना है? मनोज भैया हैं घर में? जी हाँ, बाबूजी तो हैं, पर आप कौन हैं? उनसे कहो कि उनका भाई आया है। इस समय मनोज जी भी बाहर आए और अपने छोटे भाई की ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। राम प्रकाश जी का सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगे। मनोज जी उन्हें अंदर लेकर आए और अपने भाई से उनकी हालत का कारण पूछा, परंतु राम प्रकाश जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर जी भर के रोएं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही थी। मनोज जी ने तुरंत नौकरानी से पानी लाने को कहा। राम प्रकाश, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह जोर जोर से क्यों रोए जा रही हो? और यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? लो, पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपने भाई के पास हो। राम प्रकाश जी ने गहरी सांस लेते हुए थोड़ा पानी पिया और संयत स्वर में बोले, भैया मैं क्या बताऊं आपको, इस उम्र में आकर मेरे बेटे ने ही मुझे छल लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, जहाँ साथ चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम पहेलियां मत बुझाओ। तुम्हारी यह हालत देखकर मेरे मन में ना जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। मनोज जी ने पूछा तो राम प्रकाश जी ने सारी घटना उसके सामने बयां कर दी। मनोज ने गहरी सांस लेते हुए उनकी एक बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और बोले, यह कैसी विडंबना है? तुमने अपने बेटे को पढ़ने लिखाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक? क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। भैया मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस उम्र में कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि मुझे किसी वृद्ध आश्रम में भेज दो। यह क्या कह रहे हो राम प्रकाश? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्ध आश्रम जाने की बात कर रहा है। यह घर तुम्हारा ही है। बेटी सिखा की शादी करने के बाद जब से तुम्हारी भाभी यह दुनिया छोड़कर चली गई, उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तुम आ गए हो तो हम दोनों का समय आराम से कटेगा।
अपने बड़े भाई की बातें सुनकर राम प्रकाश जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वो अब भी परेशान थे। अभी दोनों भाइयों में यह बातें चल रही थी कि डोरबेल बजी। देखा तो मनोज की बेटी शिखा कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। इतने वर्षों बाद अपने चाचा को इस घर में देखकर उसे अचंभा हुआ। शिखा उनके पास बैठकर उनका हालचाल जानने लगी, परंतु जब उनके हालत की जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी कि सौरभ चाचा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह शिखा ने अपने पिताजी और चाचा जी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर परोसा और एक अलग कमरे में चली गई। राम प्रकाश जी ने देखा कि शिखा मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लास ले रही थी। उसे ऑनलाइन क्लास लेते देखकर राम प्रकाश जी के मन में कुछ ख्याल आया और जब शिखा बाहर आई तो उन्होंने शिखा से कहा, बेटी एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ? घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं इसी काम में व्यस्त हो जाऊं। उनकी बात सुनकर शिखा बोली, क्यों नहीं चाचा जी, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है। ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही स्कूल की तरह घंटे खड़ा होकर पढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी सहेलियों से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वैसे भी आप तो गणित विषय के बहुत अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। शिखा ने राम प्रकाश जी का ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें नियुक्त कर लिया गया। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने की सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक भी अपने फ़ोन से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते और अपना खर्चा खुद ही निकाल लेते थे। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। फिर पहले ही ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहने लगे थे। अब वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे, परंतु वह गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा। उस काम में भी उनकी मदद उनकी भतीजी सिखाने की। शिखा की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली जहां उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला। गणित विषय के अलावा अन्य विषय की भी कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त कर ली। उनकी कोचिंग सेंटर में फीस कोई ज़्यादा नहीं थी और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते थे वे फ्री में भी पढ़ सकते थे, जिस कारण उनकी कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। राम प्रकाश जी के सराहनीय कदम को देखते हुए उनकी मदद के लिए कुछ NGO भी उनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने उनके कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ी जगह उपलब्ध करवा दी और एक ही साल में उनकी कोचिंग सेंटर एक बड़े इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलकर रहता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म। सौरभ ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया था, फिर उस धोखे के फल से वो कैसे बच सकता था? अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने पिता के पैसे धोखाधड़ी से हथिया लिए थे, इस दोस्त ने उस पार्टनरशिप का झांसा देकर उससे सारे पैसे हथिया लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर विदेशी धरती पर बिना पैसे के कितने दिन तक रह सकते थे? जो थोड़े बहुत बचे हुए पैसे थे उनसे अपनी टिकट का इंतजाम करके वे लोग भारत वापस आ गए। भारत लौटकर सौरभ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा, क्योंकि नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई बड़ी नौकरी मिल नहीं रही थी और छोटी नौकरी उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल वालों की भी आंखें बेरोजगार दामाद को कितने दिन इज्जत देती। अब उसे महसूस होने लगा कि ससुराल में उसे बोझ समझा जा रहा है। वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या। एक दिन जब उसने पढ़ने के लिए अखबार उठाया तो अखबार में अपने पिता की फोटो को देखकर वह हैरान रह गया। अखबार में लिखा था, अक्सर मेहनत करने वाले परेशानियों से नहीं डरते, बल्कि अपने दम पर मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करते हैं। मेहनत करके अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल है श्री राम प्रकाश वर्मा जी, जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र में अपने अंदर के शिक्षा को पुनर्जीवित किया, पर आज के बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की एक मिसाइल काम की। वे उन महान शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जिम्मा उठाया
उनके इस सराहनीय कर्म कार्य को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाने वाला है। यह खबर पढ़कर सौरभ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो हैरान था कि अपने जिस पिता को वो दर दर की ठोकर खाने को छोड़ गया था, आज वो अपने दम पर इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। अखबार में छपी खबर के साथ उनकी कोचिंग सेंटर का नाम और पता भी लिखा था। सौरभ मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने पिता से मिलने दौड़ा चला आया, परंतु पहुंचकर देखा तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ था। जब वे दोनों अंदर गए तो गार्ड की पूछने पर उन्होंने उसे बताया कि उन्हें राम प्रकाश जी से मिलना है। गार्ड उन्हें ऑफिस में बिठाकर राम प्रकाश जी को बुलाने चला गया। जैसे ही राम प्रकाश जी अपने ऑफिस में आए तो सौरभ उन्हें देखकर हैरान था। उसके पिताजी के चेहरे से कभी लाचारी और बेबसी छलकती थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी और आते ही पैरों में गिरकर रोने लगा। राम प्रकाश जी अपने बेटे सौरभ को अपने पैरों में अचानक देखकर हैरान रह गए। तभी सौरभ बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने धोखे से आपका घर बेचकर आपको अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी सजा मुझे ईश्वर ने दे दी। मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो गया, अब मुझे आपका ही सहारा है। राम प्रकाश जी अपने बेटे की बात सुनकर राम प्रकाश जी बोले, बेटा तुम शायद भूल गए थे, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और जहाँ तक में बात रही मेरे माफ करने की, तो तुम जो लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने बूढ़े पिता के विश्वास को तोड़ा है। यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे कम से कम इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा बूढ़ा पिता कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। अरे एक तरफ तुम हो और एक तरफ मनोज भैया की बेटी शिखा है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता का भी अच्छे से ख्याल रखती है और अपनी ससुराल भी संभालती है। तभी उनकी बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, पिताजी अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं और बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा है। आप ही बताइए हम कैसे गुजारा करेंगे। पिताजी अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो, सौरभ ने कहा। तो राम प्रकाश जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम बार में तुमसे धोखा खा चुका हूँ, इससे ज़्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन जो भी पैसे मैं कमाता हूँ अपने दम पर कमाता हूँ, उस पैसे से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हारे पास लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र है। खुद से पैसे कमाओ, अपनी जिंदगी कैसी जीनी है वो देखो, लेकिन मुझसे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी मत आना। मेरी क्लास लेने का समय हो रहा है, मैं जाता हूँ। दोनों बेटे बहू अपने पिता की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही राम प्रकाश जी उठकर अपनी क्लास लेने के लिए चले गए। बेटा और बहू दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।